चलिए बच्चा, गुड इवनिंग। हम लोग FST का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं बेटा। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच में 10 क्वेश्चन उपेंद्र सर लेके आएंगे और इसके बाद बेटा अनिकेत सर आगे वाला क्वेश्चन अनिकेत सर करेंगे। यूट्यूब पे हम लोग जो कुछ भी करते हैं बेटा, सर का एक मिशन है और कहीं न कहीं हम लोग के लिए एक सर का गाइडेंस है, गाइडलाइन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो इसी मिशन के तहत हम लोग यूट्यूब पे आते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बच्चे जो कोचिंग नहीं आ सकते, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनके पास अगर एक मोबाइल और नेट है तब भी उनकी तैयारी चलती रहे। तो चलो बेटा, इसी मिशन के तहत हम लोग इस डिस्कशन को आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहे सैंपल ऑफ 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, treated separately with an excess of sulfuric acid and an excess of sodium hydroxide. The ratio of the number of moles of the hydrogen gas evolved. बेटा कुछ नहीं करना है, पहले रिएक्शन हम लोग लिख देते हैं। तो हमने क्या कहा, एल्यूमिनियम ने सबसे पहले किससे रिएक्शन कर लिया, H2SO4 से। रिएक्शन लिखते हैं, आपको मिला Al2SO4 का होल थ्राइस, साथ में क्या मिल गया, H2। एल्यूमिनियम की NaOH से रिएक्शन लिख देते हैं। अब इन्होंने एक्वस या कुछ दिया नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमने लिख दिया Na3AlO3, साथ में क्या मिल गई, हाइड्रोजन गैस। चूंकि बेटा क्वेश्चन में इन्होंने मोल्स की बात की है तो ऐसा करते हैं, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जाए। अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें और H2SO4 है 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो कितनी बन गई हाइड्रोजन, 3। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गई। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें, 6 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ गया, 3, और ये क्या आ गया, 3 दूनी 6, 2। ठीक, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आइए जरा ध्यान दो भाई, कह रहे हैं सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम, माने जो एल्यूमिनियम का सैंपल लिया वो फिक्स है, भले इन्होंने ग्राम में लिया लेकिन आप क्या देख रहे हो, 2 मोल है तो हाइड्रोजन कितनी मिल रही है, 3 मोल। 2 मोल है हाइड्रोजन कितनी मिल रही है, 3 मोल। चूंकि दोनों में एल्यूमिनियम ही है तो इसलिए चाहे 2 मोल ले लो, अगर बदल जाता तो हम लोग मोल ग्राम को मोल में कन्वर्ट करते, लेकिन चूंकि दोनों में एल्यूमिनियम है तो सेम, अच्छा देखो सेम रेशियो में हाइड्रोजन आपको मिल भी रही है, तो अगर आप इसको मोल भी निकालोगे तो मोल्स भी तो बराबर ही आएगा 1 ग्राम एल्यूमिनियम का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसे मोल में कन्वर्ट करो या डायरेक्ट बता दो। तो बेटा चाहे H2SO4 से रिएक्शन करें और चाहे NaOH से रिएक्शन करें, निकलने वाला अगर सेम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम आप ले रहे हो तो निकलने वाला हाइड्रोजन का अमाउंट भी क्या है, दोनों रिएक्शन में सेम। और इन्होंने यही पूछा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, तो क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक भाई, 1 ग्राम एल्यूमिनियम लिया तो अगर 1 ग्राम ले लेंगे तो जो मोल इसका आएगा वही मोल इसका आएगा, जो इसका आएगा वही इसका आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन इतना ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट इतना। अच्छा बच्चा, ये आपको एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 18H2O, इसका एक ग्राम दे दिया गया है और इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स बताना है। तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स बताना तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकाल लो। तो मोल्स का मतलब क्या हुआ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम लोग मोल्स निकालें एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 18H2O का, तो गिवन मास क्या है, 333, और बेटा जब इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 666। ठीक, 666। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो तो ये क्या आ गया, 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, आधा मोल, आधा मोल आ गया। ठीक, अब जरा बताओ अगर यह 1 मोल होता तो इसमें वाटर कितने मोल थे, 18 मोल थे। तो अगर ये आधा मोल है तो इसमें वाटर कितना होगा, 9 मोल, 9 मोल H2 हो गया। ठीक, अगर 1 मोल वाटर होता तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल नंबर कितना होता, एवोगैड्रो नंबर। तो अगर 9 मोल हो गया तो 9
मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, एन नॉट वाटर मॉलिक्यूल। तो देख लो भैया, जहां ऑप्शन दिया वो 9 मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट एवोगाड्रो नंबर, सेकंड इज राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना था, पहले जो मास दिया गया था उससे क्या निकाल लिया, मोल। अब हमें पता चल गया कि हमें एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने मोल से दिए गए हैं, आधा मोल। क्योंकि एक मोल में 18 वाटर मॉलिक्यूल है, तो आधे मोल में कितने होंगे, 9 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब अगर एक मोल वाटर मॉलिक्यूल होता, मतलब एक मोल होता, अगर ये अगर एक मोल हमारे पास आया होता, अरे यार रुक जाओ भाई, कुछ देखो, पहले हम लोगों ने क्या किया, जो गिवन है उसका मोल निकाल लिया, ठीक। अगर एक मोल होता तो वाटर मॉलिक्यूल कितना था, 18 मोल। चूंकि आधा मोल आया है तो वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 9 मोल। 9 मोल वाटर मॉलिक्यूल आ गया। अगर एक मोल वाटर मॉलिक्यूल होता तो वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने होते, एन नॉट। 9 है तो क्या कर देंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट। चलो आगे। द एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी आर 40 एंड 80। ए का एटॉमिक वेट क्या दिया गया है, 40, और बी का एटॉमिक वेट क्या दिया गया है, 80, ठीक है। इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स वाई एटम, कह रहे हैं x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स वाई एटम। अच्छा, ग्राम दिया तो इसका मोल निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब x अपॉन 40, ये क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ये दे रखा है, एटॉमिक वेट दे रखा है। तो गिवन वेट क्या है, x ग्राम, उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, मोल्स आ गया। कह रहे हैं कंटेन्स वाई एटम्स, इसका मतलब इसको हम लोग क्या करें, एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसके बराबर हो गया, वाई एटम के बराबर हो गया। ये इन्होंने दे रखा है। कह रहे हैं हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी। तो चलो भाई, इसके जो दिया है 2x ग्राम, मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 80। इसे सॉल्व और इन 2x ग्राम ऑफ, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट। कह रहे हैं कि अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी, से जरा सॉल्व कर लो। 2/40 यानी ये क्या आ गया, x/40 मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट, यही तो आया। और जरा बताओ ऊपर वाले इक्वेशन में देखो, अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो ऊपर वाले इक्वेशन में क्या है, x/40 मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट बराबर किसके है, वाई। तो इसका मतलब है हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ बी। तो 2 ग्राम बी में, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम लोगों ने निकाला, इससे हमें पता चल गया कि इसमें कितने ग्राम कितने आइटम्स बी के पाए जाएंगे। तो ये भी आंसर क्या आ गया, वाई। देखो सेम वैल्यू है, ये वैल्यू वाई के बराबर है। पहले इक्वेशन से हम लोगों ने जो इन्होंने दिया था, हमने एक इक्वेशन बना ली, वाई के बराबर है। अब इन्होंने पूछा था, पता है 2x ग्राम ऑफ बी में कितने होंगे, तो 2x ग्राम ऑफ बी को हमने पहले क्या किया, कन्वर्ट कर लिया मोल में, एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। और फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर किया तो क्या पता चल गया कि इसका भी आंसर क्या आ गया, भाई। अगला, फॉर ए रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज -9 kg, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली। बेटा जी, सीधे सीधे आपको एक फार्मूला है कि डेल्टा एस बराबर है डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन टी। डेल्टा एस बराबर है डेल्टा एच डेल्टा जी नॉट अपॉन टी, ठीक। अब इन्होंने क्या पूछा है, कह रहे हैं द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, यानी ये जानना चाहते हैं ये, बल्कि ये हमने बेटा गलत लिख दिया, ये जो हमने लिख दिया है सब कुछ सॉल्व करके लिख दिया है आपको। ये जो दिया गया है ना, इससे सीधे डायरेक्ट, एक्चुअली ये जो होता है, ये होता है डेल्टा जी नॉट बराबर है डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एस नॉट टी, ये होता है टी डेल्टा एस नॉट या डेल्टा एस नॉट टी। इसी से हम लोग को डेल्टा एस नॉट निकालना था, तो इसको हम लोग इधर लेके चले आए, तो ये कहाँ चला गया, इधर। तो डेल्टा एच माइनस क्या आ गया, डेल्टा जी, और फिर टी नीचे आ गया। अब इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो आप भैया वैल्यू पुट करके देख लो। डेल्टा एच क्या दिया है, माइनस का 24 किलो जूल। उसके बाद डेल्टा जी क्या दिया है, माइनस करना, माइनस का 9 किलो जूल, और टी क्या दे दिया है, 298 केल्विन। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा।
और 24 में से आप 9 निकाल दो, 5 4 9, तो क्या आ जाएगा -15 अपान 298 केल्विन। इसे सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज और देखना, यहाँ क्या दिया है किलो जूल, यहाँ क्या दिया है किलो जूल, ठीक। और जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्शंस में क्या इस्तेमाल कर लिया है, जूल। इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी वैल्यू आएगी बेटा, इसे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसे 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है, सेकेंड वाला आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा -50। इसे सॉल्व कर लेना, सेकेंड आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द हीट चेंज accompanying द रिएक्शन दिस इज कॉल्ड। अच्छा, हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा जब किसी हीट को आप डिफाइन करते हो, स्टैंडर्ड पैरामीटर लेते हो, तो उसका 1 मोल लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कह रहे हैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो हाइड्रोजन का क्या है, 2 मोल है यहाँ। और अगर हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन बोलना, हाइड्रोजन का 1 मोल लेना चाहिए था। तो इसलिए नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए दिया है, तो यह नहीं हो सकता। हीट ऑफ रिएक्शन, हाँ हीट ऑफ रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन आपको लिखी होनी चाहिए। और अब जो हीट उधर डेल्टा एच की वैल्यू देख रही है वो हीट ऑफ रिएक्शन होती है, बात सही है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फिर वही बात हो गई। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करोगे तो 1 मोल वाटर आपको बनाना है, तब जो हीट होगी उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलोगे। 1 मोल तो यहाँ वाटर बन नहीं रहा, 2 मोल बन रहा है ना, ना बीच का कोई सेंस नहीं है। तो 55 का कौन सा हो गया भैया, सेकेंड। आगे, इन ए 10 लीटर कंटेनर 2.5 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन आफ्टर इक्विलिब्रियम, द कंसंट्रेशन ऑफ द HI इज फाउंड टू बी इतना मोल, द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, इन्होंने बोला बेटा 2HI है, ये आपको दे रहा H2 प्लस I2, और वेसल क्या है, 10 लीटर की है, ठीक। इन्होंने इनिशियली क्या लिया है, 2.5 मोल लिया। तो ऐसा करो, चूंकि कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, कंसंट्रेशन दे रहे हैं और लिया मोल है, तो इसको पहले कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको क्या करें, 10 से डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, मोल पर लीटर ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब इनिशियल इसका क्या है, 0.25 मोल पर लीटर, ठीक। एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग बात करें, एट इक्विलिब्रियम, तो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पर ये कितना बच रहा है भैया, फाउंड टू बी इतना मोल पर लीटर। तो इक्विलिब्रियम पे इतना बच रहा है, देखो फाउंड टू बी इतना, तो कंज्यूम कितना हो गया। तो इसमें से क्या करें, 0.1 को घटा दें। तो अगर इसमें से हम कर दें -0.1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट में क्या आ जाएगा, 0.15। ये क्या है, कंज्यूम हो गया। ये क्या है, कंज्यूम्ड, इतना कंज्यूम हो गया, ठीक। अब आगे आ जाओ भाई। अगर, अच्छा पूछा क्या इन्होंने, द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर इसका 2 मोल लेते तो H2 कितना बन रहा था, 1 मोल, ठीक। अगर ये 2 मोल खर्च हो जाता तो ये कितना बनता, 1 मोल, आधा। तो अगर ये 0.15 कंज्यूम हो गया तो ये कितना बनेगा, 0.15 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 0.075, ये आ गया। अच्छा हाँ, तो ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, 7.5 10⁻², ये आ गया फोर्थ। अगले बातें हैं, द रेशियो ऑफ Kp अपान Kc फॉर द रिएक्शन दिस। अच्छा, इक्वेशन है Kp बराबर है Kc और T की पावर डेल्टा Ng, यही तो। इन्होंने क्या पूछा है, Kp अपान Kc, तो Kp है ये, Kc को इधर ले आइए आप। तो आप बोल सकते हैं Kp अपान Kc, Kc इधर ले आ दिया, बराबर हो जाएगा RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng निकाल लो भैया। प्रोडक्ट कितना है, 1 मोल, रिएक्टेंट कितना है, 1.5 मोल, मतलब 1.5। तो आया क्या, माइनस में आ गया। देखो भाई यह 1 है, और 1 में से इधर कितना गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1.5 मोल निकाल लिया, 1 था। तो इसमें क्या आ गया, ठीक है, निगेटिव में वैल्यू आ जाएगी 0.5, ठीक। अब भैया डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये बराबर हो गया क्या,
RT की पावर -1/2। अगर -1/2 की बात करें तो KP अपन KC पूछा है भाई। हाँ तो हाँ KP अपन ये आ गया। इसका मतलब हुआ अगर हम यहाँ लिखें KP अपान KC, पावर है तो पहले बात देखो पावर माइनस है, इसका मतलब 1 कर लेते हैं। 1/RT की पावर क्या कर दें, हाफ, और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो KP अपान KC बराबर क्या हो जाएगा, 1/√RT। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। ठीक, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ इतना मोलर मोनो बेसिक वीक एसिड सोल्यूशन इफ इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻6। सबसे पहले एच आयन कंसंट्रेशन की बात करें बेटा, तो एच आयन कंसंट्रेशन बराबर होगा √K.C, मतलब मल्टीप्लाइड बाई C। ठीक, आओ सॉल्व करो। के ए की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और C कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻C का अंडर रूट। ठीक, इसे देख लो, ये हो गया 1.8 और ये हो गया 10⁻⁻8। 1.8 का अगर अंडर रूट ले लेंगे तो 1.8 1.2 1.3 के आसपास आएगा ये, तो इसका मतलब हो गया करीब करीब 1.2 1.3 के आसपास आएगा। तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, ये क्या आ गया, एच आयन कंसंट्रेशन। ठीक, और अगर एच आयन कंसंट्रेशन आ गया तो अब इस एच आयन कंसंट्रेशन से हमको क्या निकाल देना, पीएच। तो पीएच बराबर होगा 4 माइनस लॉग 1.2 1.3 जो कुछ भी है 1.2 के आसपास। भाई एच आयन कंसंट्रेशन आ गया ये, अब आपको निकालना पीएच, तो क्या बोल दिया 4 माइनस लॉग दिस। ठीक, और अब अगर लॉग 1.2 को देखें तो 0.1 समथिंग के आसपास आएगा, यानी चार्ज थोड़ी सी कम वैल्यू होनी चाहिए। लॉग 1.2 क्या आएगा, 0.12 0.13 के आसपास वैल्यू आएगी। 1.2 1.3 हम लोग अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद ही कोई वैल्यू आएगी, मतलब 4 में से कुछ कम करोगे तो 3 के आसपास आ जाना चाहिए। तो 58 का कौन सा हो गया भैया, थर्ड। तो देख लो भाई 58 का गड़बड़ कर दिया कुछ क्या, नहीं 58 नहीं है, कौन सा है यार, सॉरी 58 का थर्ड नहीं है यार, तो 58 का सेकंड आ गया ना, 3.872। हाँ ठीक है, आगे आ जाओ भैया। what would happen when a solution of the potassium chromate is treated with an dilute nitric acid। बच्चा एक्चुअली होता क्या है, CrO4-2 अगर आपने एसिडिक पीएच ले लिया तो यह मोनोसेंटिक गेट कन्वर्टेड इनटू डाइसेंटिक Cr2O7-2। अगर आपने पीएच बेसिक कर दिया यानी पीएच बढ़ा दिया तो ये डाइसेंटिक से कहाँ आ जाता है, मोनोसेंटिक में। तो कह रहे हैं क्या होगा जब पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है नाइट्रिक एसिड, तो इसका मतलब पीएच आपने कम कर दिया। तो अगर पीएच कम कर दिया होगा तो मोनोसेंटिक स्पीशीज गेट कन्वर्टेड इनटू डाइसेंटिक स्पीशीज, तो क्या मिल जाएगा, फोर्थ। और कहीं दिया ही नहीं डाइसेंटिक स्पीशीज, एक ही में दिया डाइसेंटिक स्पीशीज। नहीं, ये ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स नहीं है भाई, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 6 तो कहीं ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, इन द रिडक्शन ऑफ डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7-2, और किससे ले रहे हो, आयरन से, आयरन प्लस, तो कोई बात नहीं। जब इसका रिडक्शन यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है तो कहाँ जाता है, +3 में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2। तो 2 क्रोमियम का मतलब 1 क्रोमियम का 6, तो 2 का क्या हो गया, 12। और अगर बैलेंस कर दो तो यहाँ क्या 6 1 क्रोमियम क्या आ जाएगा, 3 का चेंज आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में। तो कह रहे हैं पर, पूछा भी है पर क्रोमियम आइटम कितने का चेंज होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर क्रोमियम आइटम कितना आ जाएंगे, 3 है। तो सीधा सीधा था, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब बेटा आपको 61 से लेकर के 70 तक का क्वेश्चन उपेंद्र सर डिस्कस करेंगे, और फिर 71 से लेकर 75 तक मैं डिस्कस करूंगा।
तो आगे वाले क्वेश्चंस को आप उपेंद्र सर के साथ देखें, फिर 71 ऑनवर्ड में आ जाता हूँ। आइए बात करते हैं 61 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। तो 61 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, एक या फिर दिया होगा PTH2 स्लैश 0.01 मोलरिटी H प्लस आयन, क्या साल्ट ब्रिज 0.1 मोलरिटी H प्लस आयन स्लैश क्या दिया आपका है PTH2 इफ ई सेल इज इक्वल टू क्या है 0.0 वोल्ट देन X अपॉन वाई इज। तो हम जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू होता है आपका ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान n लॉग क्या होता है आपका C2 बाई क्या होता है आपका C1 होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं, देखिए ई सेल की वैल्यू क्या दिया आपका है 0 दिया हुआ है। यहाँ बात करें हम लोग क्या ई नॉट सेल की वैल्यू, तो देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या दिया आपसे है, देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका ई नॉट सेल स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड की बात करेंगे हम लोग तो क्या होता है आपका है, यहाँ बात करते हैं 0 होता है तो इसका भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल माइनस 0.059 अपान n की वैल्यू देखेंगे तो 2, n की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 हो जाएगी यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा तो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा लॉग। अब बात करेंगे C2 बाई C1, तो इसमें बस यही आपको ध्यान देना है, C2 बाई C1 क्या होगा आपका, ये C2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका C1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉग यहाँ देखिए C2 बाई C1, तो देखिए C2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए इसके लिए 0.01 का स्क्वायर अपान PH2, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं हम लोग हैं तो 0.1 का क्या होगा आपका स्क्वायर अपन क्या होगा आपका PH2, लेकिन इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ आपका है, यहाँ पे इसका x दिया हुआ है और इसकी वैल्यू क्या दिया आपका है, यहाँ पे y दिया हुआ है। तो समझने वाली बात यह है कि देखिए हम लोग क्या बोले यहीं पे 0 इज इक्वल टू 0 माइनस इसको काट दीजिए तो 0.03 आ जाएगा लॉग, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे देखिए इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -4, और देखिए यहाँ पे y ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा आपका 10 टू दी पावर -4, यहाँ पे क्या होगा आपका 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लेके जाते हैं, इसमें क्या करें हम लोग, इसमें हम लोग लेके जाएं तो देखिए यहाँ पे माइनस इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और देखिए इसकी वैल्यू हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर इसकी हम लोग बात करें तो माइनस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 0 में किसी को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका 0 अपान 0.03, यहाँ देखिए उसके बाद लॉग हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 क्या लिख देंगे इनटू क्या होगा आपका y अपान x हो जाएगा। और देखिए यहाँ हम लोग बात करेंगे तो एक बार 0 हो जाएगा, और लाख को हम लोग इधर लेके जाएं तो क्या होता है लाख 0 की वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है आपकी 1 होती है। तो यहाँ देखिए क्या होगा आपका, यहाँ हम लोग बात करेंगे 1 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2 क्या होगा आपका y अपान x हो जाएगा, और यही हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको नीचे क्या होते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे तो क्या होगा आपका यहीं पे y अपान x इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 अपान 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका यहीं पे क्या हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या करें x अपान y ले लेंगे, x अपान y हो जाएगा क्या x अपान y की बात करेंगे तो क्या होगा 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या रख सकते हैं 0.01 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, इसको हमको करना है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा आ जाएगा 61 का आंसर कौन सा आ जाएगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 62 की। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ द Pb+2 कंसंट्रेशन इज देखो मेंटेन एट 1.0 मोलरिटी व्हाट इज द Cu+2 व्हेन द सेल पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। पूछ रहा है ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ये साल्ट ब्रिज दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे इसका क्या होगा, ठीक है ना। क्या पूछा आपसे है, देखिए पूछा है क्या Cu+2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या बात करेंगे, यही फार्मूला फिर लगेगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा आपका ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा आपका ई नॉट सेल
माइनस 0.059 अपान एन लॉग क्या होगा आपका, क्या बोलेंगे C2 बाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे C1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ई सेल की वैल्यू कितना दिया आपका है, देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू दिया हुआ आपका, देखिए सेल पोटेंशियल ड्रॉप ई 0 हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गया। यहाँ देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दिया है, 0.473 दे दिया है, माइनस 0.059 अपान एन की वैल्यू क्या दिया आपका है, इसमें 2 का चेंज हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 लॉग, देखिए C2 वैल्यू कितना दिया है, देखिए C2 की बात करेंगे, जो क्या दिया आपका 1, तो 1 हो जाएगा, अपान जो क्या दिया Cu प्लस 2, तो क्या लिख देंगे हम लोग Cu प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग उधर लेके जाते हैं, तो देखिए क्या होगा आपका माइनस 0.473, इसको क्या करें हम लोग, इसको देखिए क्या होगा आपका इज इक्वल टू माइनस क्या होगा आपका 0.03, यहाँ हो जाएगा क्या लॉग क्या बोलेंगे आप लोग 1 अपान Cu प्लस का 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग लॉग को ऊपर कर देते हैं, सॉरी Cu प्लस 2 को ऊपर कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस क्या होगा आपका 0.473 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0.03 लॉग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे Cu प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ कर दीजिए क्या लॉग Cu प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस 0.473 अपान 0.03 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको क्या पूछा गया है आपका Cu प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से अगर हम लोग लॉग को हटाएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, तो Cu प्लस 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या इज इक्वल टू निकालिएगा, तो इसकी वैल्यू आगे कितनी आपकी आती है, कितनी आगे 10 टू दी पावर कितना आएगा आपका 16 आ जाएगा, माइनस देखो 16, तो यहाँ की लेंगे क्या 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, दोनों तरफ ब्लॉक कर देंगे तो Cu प्लस क्या होगा आपका 10 टू दी पावर माइनस 16 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बताइए 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, बोलिए। तो थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव था दोनों क्वेश्चन, आप लोग आई होप बहुत अच्छा किए होंगे। ठीक है ना, आप लोग के मार्क्स भी अच्छे आए होंगे, सभी लोग के आंसर भी सही हुए होंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग क्या 63 की। देखिए क्या लिखा है, हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इफ इट्स हैज ए वेवलेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम, और टाइम की वैल्यू कितना दिया आपका है 1। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं x। लेकिन यहाँ क्या दिया आपका, देखिए वेवलेंथ क्या हुआ इक्वल टू डिस्टेंस के हो गया, इसका मतलब क्या x की इज इक्वल टू क्या होगा आपका लेमडा हो जाएगा। ये बात समझने वाली बात है। और हम जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि p इज इक्वल लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है h अपान p होता है, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं h अपान क्या हो जाएगा आपका m इंटू वी हो जाएगा। यहाँ लेमडा क्या होगा आपका v के बराबर हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या होगा आपका h अपान m भी हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका h अपान m हो जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका रूट में h अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे m हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या पूछा जाएगा आपसे, क्या देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका रूट में h अपान m हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 64 की बात करें। तो देखिए 64 में क्या दिया हुआ आपका है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। याद करिएगा हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं क्या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका n होगा विथ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा आपका ये फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, अगर ये ना होता तो आप जानते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका n प्लस एल वैल्यू पहले देखते हैं, और जब n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाता है तब हम लोग क्या देखते हैं
ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका एन होता है। लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट की बात किया गया है तो याद रखिएगा आपका जिसमें क्या होगा आपका एन की वैल्यू, देखिए एन की वैल्यू क्या देखेंगे, जिसकी एन की वैल्यू जितना ज़्यादा उसकी एनर्जी क्या होती है उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सबसे छोटा कौन सा होगा आपका 2s हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या 3s, देखिए यहाँ पे देखिए 3x 3y और क्या दिया आपका इसको 3s 3y और क्या दिया 3px। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे इसकी एनर्जी तो कम होगी किससे, 3s इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्या बोलेंगे 3px इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3py हो जाएगा। क्योंकि देखिए एन की वैल्यू तीनों की क्या है आपकी सेम है, तो क्या होगा आपका एनर्जी भी क्या होगी इसके सेम हो जाएगा। ग्रेटर देन क्या होगा आपका, देखिए 4s क्या लिखा है आपका 4s, उसके बाद क्या करेंगे 4s इज इक्वल टू देखो क्या लिखा आपका 4pz इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4d क्या होगा आपका xy हो जाएगा। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा 2s की सबसे कम और 4s की क्या होगी आपकी, देखिए 4s ये तीनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट की बात ना करते हम लोग तो क्या होता आपका, यहाँ पे आंसर क्या हो जाता आपका, यहीं पे क्या फोर्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, 55 की बात करते हैं। देखिए 55 में क्या दिया हुआ है, द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2a + b गिव्स c फाउंड टू बी रेट, देखो का रेट इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन इनटू बी दिया हुआ है। द ऑर्डर ऑफ देखो द करेक्ट स्टेटमेंट इन द रिलेशन इन दिस रिएक्शन इज, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है a प्लस जो है के ए और इंटू क्या दिया है b दिया हुआ है। तो देखिए क्या a की पावर 1 b की पावर 1, देखो यहाँ पे क्या दिया है यूनिट ऑफ k सेकेंड इनवर्स किसके लिए होता है आपका, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। यहाँ पे क्या दिया आपका है, देखियो a की पावर 1 b की पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए टी हाफ इज कांस्टेंट, ये भी किसके लिए हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बात करें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, नहीं देखिए ट्वाइस नहीं होगा, देखिए 2 मोल इसके खत्म होंगे तो इसके 1 मोल बनेंगे, तो क्या होगा आपका ट्वाइस नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 हाफ हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। तो क्या पूछा आपसे है, करेक्ट रिलेशन पूछा है। तो देखो वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा आपका ए एंड बी। तो बोल सकते हैं क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी पे क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट होता है, कौन सा क्या होता है के की वैल्यू। ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड बी दोनों पे क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 66 की। देखिए क्या दिया हुआ है, ए रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल विथ एवरीथिंग एल्स कीप द सेम द रेट ऑफ रिएक्शन वी। ठीक है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी दीजिए आंसर आप लोग। देखिए हम लोग जानते हैं क्या रेट इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए के क्या लिखेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड की, देखिए क्या होगा आपका CO की पावर क्या, देखो रेट को क्या कर दिया देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा आपका सेकेंड हो जाएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है आपसे, कार्बन मोनोऑक्साइड को डबल कर दिया जाए, इसका मतलब क्या बोलते हैं हम लोग के इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2CO का क्या होगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या हम लोग 4 टाइम क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या लिखा हुआ डबल रिमेन अनचेंज, ट्रिपल इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, मतलब 4 टाइम क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 67 की। 67 देखिए क्या दिया हुआ आपका है, ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, पूछ रहा है इफ दिज रिएक्शन आर कैरिड इस क्या हुआ है
simultaneously in the reaction such that temperature is not changing. If the rate of disappearance of B is y m per second, then the rate of formation of m per second q is. तो देखिए सर, समझने वाली बात इसमें यह है, पूछा किसमें किसमें रिलेशन, क्यू में पूछा है और किसमें पूछा आपसे है, यहाँ पे बी में पूछा है, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग करिए, हम लोग क्या बात करें यहाँ पे माइनस का, क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए 1/3 डी बी अपान डी टी इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, तो प्लस में 1/2 डी अपान डी टी क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। यहाँ बात समझने वाली ये है कि देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया आपका है, कितनी वैल्यू दिया हुआ आपके, देखो वाई दिया हुआ है, क्या दिया आपका है वाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यहीं पे, और यहाँ पे क्या दिया है क्यों, डेल्टा एक्स वैल्यू क्या दिया -2x किलो जूल पर मोल आप ए के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या माइनस का 1/3 इंटू 2 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्या दिया आपका y दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 क्या होगा आपका d अब q, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात करेंगे तो 3/2 और यहाँ पे 2, तो कितना जाएगा आपका 4/3 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका डी क्यू अपान क्या हो जाएगा यहीं पे डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, क्यू के लिए क्या होगा, तो 4/3 इंटू वाई हो जाएगा, तो 4/3 इंटू वाई, तो आप बोलेंगे थर्ड इज द यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 68 की, तो देखो 68 में क्या दिया हुआ आपका है, पूछा गया है एट लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को कम कर दिया गया है, द स्टेटमेंट दैट इक्विमोलर सोल्यूशन, देखो दिया आपका इक्विमोलर सोल्यूशन अंडर ए गिवन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, इज ट्रू फॉर किसके लिए होगा आपका, हम जानते हैं क्या पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई 1 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं क्या C1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका C2, तो C1 इज इक्वल पाई इज इक्वल बोल सकते हैं क्या, अगर C1 C2 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ बोल सकते हैं क्या हम लोग यहीं पे एक बात और बोल सकते हैं क्या पाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका पाई 2 हो जाएगा। अब पाई इज इक्वल टू क्या होता है ICRT, क्या होता है ICRT होता है, इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा IC, यहाँ पे क्या होगा आपका RT हो जाएगा। देखिए यहाँ बात किया गया सबके लिए क्या नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या I1 I2, देखिए I1 बोल सकते हैं क्या I1 C1 RT इज इक्वल टू I2 C2 क्या होगा आपका RT हो जाएगा। यहाँ पे I1 I2 के बराबर हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं अगर I1 I2 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ बोल सकते हैं क्या RT से RT कट जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका C2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर C1 C2 के बराबर हो रहा है इसका मतलब आप बोल सकते हैं क्या कि सोल्यूशन क्या होगा आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या होगा सोल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोग को। अच्छा एक बात और यहाँ बात करें तो यहाँ पे यही बोल सकते हैं क्या अगर C1 C2 के बराबर हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं क्या I1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका I2 के बराबर हो जाएगा। अब जब I1 I2 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ बोल सकते हैं सोल्यूशन क्या होगा आपका इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्वांटिटी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सेकेंड इज द यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 69 क्वेश्चन की, तो 69 देखिए क्या दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ ए सल्यूट विथ मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम पर मोल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट टू शो 0.3 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मोलर इवेल्योस्कोपिक कांस्टेंट विल बी। तो देखिए क्या होगा आपका यहाँ पे हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू स्मॉल एम, क्या होता है स्मॉल एम मोलरिटी होता है इंटू क्या होगा आपका के बी हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू क्या होता है के बी होता है, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या दिया है, देखिए यहाँ पे डेल्टा टी बी की वैल्यू बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखो कितना दिया है वैल्यू आपकी 0.03, देखो दिया आपका है कितना दिया आपका है 0.03 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ बात करेंगे देखो इसको क्या बोलेंगे हम लोग 0.03 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो
3 हो जाएगा, इज इक्वल टू आई। अच्छा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या दिया है आपका, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 1। किसकी बात करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर यहाँ बात करें नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। मोलरिटी की बात करें तो हम जानते हैं मोलरिटी क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होगा आपका केजी में होता है। तो वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया आपका, यहीं बताइए कितना दिया है 10, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया आपका यहाँ पे 100। अच्छा इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट देखो इनकी केजी में दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया है आपका केजी में दिया हुआ है, तो 100 इनटू क्या कर देंगे हम लोग 1000 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनटू अब देखो क्या बोलेंगे आपसे, क्या बोल देंगे के बी, ठीक है ना। तो इसको काट देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 3 1 4 2 2 4 तो कट जाएगा वैल्यू, तो यहाँ बोल सकते हैं क्या के बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0.3 हो जाएगा। के बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.3 आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमको पढ़ना था क्या, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू क्या होगा के बी, तो आंसर के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, क्या होगा आपका 0.3। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 70 क्वेश्चन की। क्या दिया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर होमोलोगस सीरीज। तो बताइए एस्टर होमोलोगस सीरीज की बात करें हम लोग तो कौन सा होगा आंसर। हम जानते हैं अगर एस्टर होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो क्या होता है आपका, क्या होगा आपका मिथाइल मेथेनोइड बोलेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग मिथाइल मेथेनोइड। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप बना लीजिए एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, क्या होगा आपका एच सी डबल बॉन्ड ओ और क्या होगा आपका CH3 हो जाएगा। और इसको बोल सकते हैं हम क्या, देखिए मिथाइल और एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं मेथेनोएट, क्या बोलते हैं हम लोग मिथाइल मेथेनोएट बोल देंगे। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे तो क्या होगा आपका मिथाइल मेथेनोएट। ओके, इन होमोलॉगस सीरीज का एक होमोलॉगस सीरीज की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, बिल्कुल नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा। कैसे, जैसे हमने लिखा CH4 मेथेन है और हमने लिखा C2H6 एथेन है, ये दोनों में कितने का अंतर है CH2 का, यानी दोनों क्या होमोलॉगस सीरीज, यानी एक ही फैमिली के सक्सेसिव मेंबर्स है। तो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा क्या, ना नहीं होगा भाई। स्ट्रक्चरल फार्मूला कोई मतलब ही नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनाओ इसका स्ट्रक्चर बनाओ अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी यार सेम ना, फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। होमोलॉगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होती है ना, तो वो सेम होंगे। हाँ जनरल फार्मूला सेम है, अगर ये एल्केन है ये भी एल्केन, जब जनरल फार्मूला आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे CnH2n+2 ना, CnH2। अरे फर्स्ट मेंबर क्लियर ना लगा देना यार, आगे में बढ़ जाओ। तो जैसे C3H8 करते हैं तो इसका भी फार्मूला क्या CnH2n+2 और इसका भी फार्मूला क्या हो CnH2n+2, तो जनरल फार्मूला क्या होता है सेम, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाते हैं, IUPAC नेम ऑफ एस्टोफिनॉन। तो पहले तो एस्टोफिनॉन बना लिया जाए। तो देखो भैया फंक्शनल ग्रुप क्या लगा दिया हो, कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक। इधर CH3 आपको दिख रहा है और इधर क्या लगा फेनिल। ओन आप बोलोगे, चूंकि यहां अगर नंबरिंग आप करोगे तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, 1 2 2 कार्बन हो गया। तो एथ तो आपका हो गया रूट वर्ड, और इधर वाले के लिए क्या बोलोगे, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है यहाँ इसी कार्बन से, तो ये क्या है फेनिल। तो देख लो भैया नाम क्या है, फेनिल एथेनोन, फेनिल एथेनोन। क्वेश्चन नंबर 73, CH4 और C2H6 बोथ आर द प्रिपेयर्ड, ये तो बच्चा NCERT की रिएक्शन है, NCERT की लाइन है, पोल बेज इलेक्ट्रोलिसिस एंड सो ऑन से रिलेटेड है। इसका चौथा आंसर है, ये NCERT खोल लो, हाइड्रोकार्बन खोलो, उसमें सीधे लाइनें मिल जाएगी आपको, इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। 75, द कंपाउंड 1,3-ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन 1 2 3 4, 1,3-ब्यूटाडाइईन लगाना है तो 1 2 3 ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइईन। अच्छा कह रहे ओनली sp, तो ये कार्बन क्या है डबल बॉन्डेड, यहाँ कलर चेंज कर लो, ये कार्बन डबल बॉन्डेड, ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड, ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड, ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड,
तो का ओनली sp नहीं भाई, sp नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन का मतलब क्या हो गया, sp2, ये भी क्या है, sp2, ये भी क्या है, sp2, ये भी क्या है, sp2, तो ओनली sp2 है। हाँ यस, सेकंड इज राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। लिथियम क्लोराइड इज प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि लिथियम आयन की पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बात तो सही है। ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड क्लोरीन 2:1, नहीं, लिथियम का बेटा करीब करीब 1 या 0.9 मान लो, और इसका 3 है, तो अगर दोनों में अंतर आप निकालने लगोगे तो 2.1 का अंतर आएगा। आप सोचो पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4, और डिफरेंस 2.1 का है, तो क्या बहुत छोटा अंतर है क्या, नहीं, बहुत बड़ा अंतर है भाई, ये बात तो गलत है। अब बोथ का कोई सेंस नहीं है, नन ऑफ दिस का कोई सेंस नहीं है। तो चलिए बच्चा, आगे का डिस्कशन अनिकेत सर कंटिन्यू करेंगे, आप उनके साथ कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, मस्त रहिए, जम के पढ़िए बेटा, और सर का मिशन कि अब डॉक्टर बनने का अधिकार सबको और पढ़ने का अधिकार भी सबको, इसको पूरा करें हम लोग। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों ने FST का पेपर दिया था, ठीक है, टेस्ट दिया था, और उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा बेटा, ठीक है। तो चलिए उसी का हम डिस्कशन लेके आए हैं, ठीक है। तो उसी का डिस्कशन करते हैं, FST नंबर 10। तो 51 से लेके बेटा 75 तक हमारे रिस्पेक्टेड MS सर ने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। 76 से हम डिस्कस करेंगे 100 तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टर विथ लूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। तो सर अगर बात करें तो आप सबको पता है, एल्कोहल जब आप पढ़ते हो तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल होता है, और उसमें बेटा आप लोगों को पता है कि रिएक्शन किससे होती है, ZnCl2 से होती है, और 3 डिग्री एल्कोहल सबसे पहले कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टर विथ लूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर, ब्यूटेन 1 ऑल मतलब 1 डिग्री है, ब्यूटेन 2 ऑल 2 डिग्री है, 2 मेथाइल प्रोपेन। चलो एक बार लिख लेते हैं सब। तो बेटा ये आपका हो गया ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये बेटा 1 डिग्री है। इसकी बात करें तो ध्यान दीजिए ब्यूटेन 2 ऑल है, तो यहाँ पर ब्यूटेन लिख दिया और 2 पे क्या लगा दिया OH, तो ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। 2 मेथाइल प्रोपेन है, तो प्रोपेन मतलब बेटा 3 कार्बन है, और 2 पे मेथाइल है, और यहीं पे क्या लगा है अल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 पे अल है इसमें, यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो ये भी आपका बेटा 1 ही डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये वाला देखते हैं, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 अल, तो प्रोपेन है बेटा तो 3 कार्बन हो जाएंगे यहाँ पर, और 2 पे मेथाइल लगा दीजिए, तो एक मेथाइल लग गया 2 पे, और 2 पर ही OH ग्रुप लगेगा, तभी तो 2 अल आएगा। बताइए सर जल्दी से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर OH हो गया आपका, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, और ये आपका OH ग्रुप लगा है। ये कार्बन कितना है बेटा, 3 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन है बच्चा, 3 डिग्री कार्बन है। और आपको बता दें कि जो लूकास टेस्ट होता है रूम टेम्परेचर पे सबसे फास्टर होता है बेटा, वो 3 डिग्री के लिए होता है। किसके लिए होता है, 3 डिग्री के लिए। से जब आप कराओगे 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन बेटा जिंक HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के साथ, तो ये फास्टर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो 2 मेथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री एल्कोहल आपको मिल रहा है, तो इसका आंसर सर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। द IUPAC नेम ऑफ निकिल CO कार्बन मोनोऑक्साइड और 4। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि इसमें जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो और इसके लिए आप क्या यूज करते हो बेटा, तो कार्बोनिल। क्या यूज करते हैं बच्चा, कार्बोनिल। तो सर ये हो गया आपका कार्बोनिल, और कितने लगे हैं सर, 4, तो टेट्रा कार्बोनिल, और साथ में लगा है निकिल, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 0। तो इसका जब IUPAC नेम आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा सर टेट्रा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोनिल लगा हुआ है, ये 4 हैं, तो लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और निकिल हो जाएगा बेटा आपका
निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, निकल, समझ में आ गया बेटा। तो आंसर मिला लेते हैं, तो पहला ही हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दोनों तो वैसे ही भी गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड दिया है। अब इसमें देख लेते हैं बेटा, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल सही है, टेट्रा कार्बोनिल निकलेट तो ऐसा कुछ होता नहीं है इसका नेम, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो, ठीक। चलिए, तो आपका बेटा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन, कौन सा ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो ध्यान देना बेटा, ऑक्जिलेट, ठीक है, तो इसमें करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपका ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है, और इसकी सुपर इम्पॉसिबल इमेज, मिरर इमेज क्या होगी, नहीं बनेगी। इसमें बेटा सिस में, इसमें ही पॉसिबल है, इसमें नहीं पॉसिबल है। देखते हैं कैसे नहीं पॉसिबल है, आपको हम इसमें स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा दे रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, COCl2, तो यहाँ पर बेटा एक क्लोरीन हो गए आपके, और ये जो En लगा है वो कुछ इस तरीके से लगा रहता है, ठीक है, ये दिया गया है आपको, ठीक है ना। तो और जो आपका क्लोरीन है सर वो ये लगा है, Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर, और ये कुछ इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है। तो En इस तरीके से यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ये और ये आपका En, एथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, तो ये लगा हुआ है आपका। तो ये क्या है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, इसकी सुपर इम्पॉसिबल जो मिरर इमेज बनेगी वो ठीक है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, और आप वो करोगे तो इसकी इमेज भी बेटा कुछ इसी तरीके बनेगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट शोन, किसमें बेटा, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इसमें नहीं शो होगा, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है, द मोर स्टेबल द कार्बोकटायन द फास्टर इज फॉर्म। अगर बेटा कार्बोकटायन जो आपने फॉर्म किया है वो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा है तो रिएक्शन भी फास्टर होगी। सेकेंड कह रहा है प्रोपाइल कटायन चेंज टू मोर स्टेबल आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन बाई 1,2 शिफ्ट ऑफ आ हाइड्रोजन की जगह हाइड्राइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्राइड कर लेना, हाइड्राइड H+ शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है, जैसे कहना चाह रहा है आपसे प्रोपाइल कटायन, मतलब 3 कार्बन है, यहाँ पर कटायन है, ठीक है ना। फिर कह रहा है इसको अगर शिफ्ट करें आइसोप्रोपाइल में, किसमें शिफ्ट करें बेटा, आइसोप्रोपाइल में। तो आइसोप्रोपाइल में सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होगा कि अगर कार्बोकटायन बन रहा है तो उसका रीअरेंजमेंट होगा, और अगर रीअरेंजमेंट होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अगर 1 डिग्री पे कार्बोकटायन सर आपका बन रहा है, और अगर आपके पास चांस है कि आप हाइड्रोजन हाइड्राइड या फिर मेथाइल ग्रुप को शिफ्ट करके कार्बोकटायन की डिग्री को बढ़ा सकें, मतलब 2 डिग्री पे कार्बोकटायन ला सकें या 3 डिग्री पे कार्बोकटायन ला सकें, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ऐसा अगर हम करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपसे कह रहा है मोर स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, मोर स्टेबल। और ये करते भी हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक तो कार्बोकटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, इसी में अगर आप कहें तो रिंग एक्सपेंशन भी पॉसिबल है, ठीक है ना, दोनों केसेस में पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाला भी आपसे सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका वैलिड है। फिर कह रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम एथॉक्साइड टू फॉर्म 2 प्रोपेन। तो आइसोप्रोपाइल तो आप लोगों को पता है सर, चलो हम लिखते हैं, फिर आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो बेटा ये आइसो हो गया, 3 कार्बन प्रोपाइल क्लोराइड, किसके साथ रिएक्ट करवाने की बात कर रहा है सर, सोडियम एथॉक्साइड। अब सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है बेटा, तो ये हो जाएगा NaOC2H5, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात देखिएगा सर, पूरी रिएक्शन करेंगे बढ़िया से, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से जब ये करेंगे बेटा, रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे,
तो यहां से आपको क्या कह रहा है, क्या मिलना चाहिए, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। देखते हैं क्या मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन मतलब इस रिएक्शन को पढ़ ही चुके होंगे, तो यहां से मिल जाएगा आपको बेटा, हटेगा ये ऑक्सीजन लग जाएगा इसकी और साथ में NaCl बाहर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से CH3 इधर मिला बेटा, CH3 इधर मिला, यहाँ पर हो जाएगा, लग जाएगा O C2H5। तो ये क्या हो गया बेटा, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। क्या मिल गया बेटा, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। क्योंकि यहां पर देखो ध्यान से, ये आपका एथॉक्सी ग्रुप लगा है 1 2 और 3, 2 पे एथॉक्सी है तो 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। साथ में बेटा Na+ और Cl- ये बनाएंगे कंपाउंड आयनिक NaCl। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही बात ये बोल रहा है बेटा, स्टेटमेंट कर रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करा है, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड के साथ हीट करेंगे, क्या मिलेगा, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। हाँ सर, मिल रहा है हमको 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, कह रहा है एन प्रोपाइल हाइलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एथॉक्साइड टू फॉर्म 2 एथॉक्सी प्रोपेन। सर एन प्रोपाइल बोल रहा है, तो एन प्रोपाइल हाइलाइड से नहीं होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया ना। तो यही आपका जो स्टेटमेंट है सर, वो क्या है बच्चा, इनवैलिड है। दोस्तों बता दो क्या है, इनवैलिड है। और आपसे इनवैलिड ही पूछा गया है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो होप आप सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ध्यान देना, सब आपके एल्किल हैलाइड का है। देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्किल हैलाइड, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है Ri की सबसे ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद RBr, फिर RCl और RF। टॉप टू बॉटम जा रहे हो, एल्किल हैलाइड की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट तो सर आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं भाई। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड RF, RCl, RBr और Ri। स्टेबिलिटी भी RF की सबसे ज्यादा, RCl की उसके बाद RBr, फिर आपका Ri। क्लियर हो गया, तो ये भी आपका सही है। SN2 SN1 पढ़े होगे बेटा, उसकी जस्ट नीचे NCERT में ये ऑर्डर भी लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद थर्ड कह रहा है अमंग आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड द डिक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये भी बात सही है सर, आपने पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ब्रांचिंग। क्या पढ़ा होगा सर, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ब्रांचिंग। आप ब्रांचिंग को बढ़ाओगे, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचिंग अगर बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें सर, मान लीजिए आपने 4-5 कार्बन की एक चेन ले ली, तो ये नॉर्मल पेंटेन लिखा हुआ है आपने। अब इसमें 4 कार्बन की मेन चेन ले लो, एक को एज ब्रांचिंग कर दिया हमने, आइसोमर्स बना दिया एक दूसरे के, चैन आइसोमर्स। सर एक और कम कर दे रहे हैं, तो मान लीजिए 3 कार्बन की मेन चेन है, 2 एज फंक्शनल ब्रांचिंग हमने कर दिया सर, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। तो अब देखो ध्यान से, आपसे कह रहा है ये देखो इसमें क्या है, नॉर्मल है। ठीक है ना, नॉर्मल आपकी एल्केन है। ये बेटा क्या हो गया, 2 डिग्री इसमें एक मिल रहा है, इसमें क्या है 3 डिग्री। तो सर आपने ब्रांचिंग बढ़ाया तभी तो 2 डिग्री 3 डिग्री मिला कि नहीं मिला। अब आप यहां पर कह सकते हैं 3 डिग्री है और ये आपका 4 डिग्री है। ठीक है, ये 3 डिग्री 4 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री तक लिमिटेशन है। ठीक है, तो आपने ब्रांचिंग को बढ़ाया सर, तभी तो हुआ। अब ऐसा होता क्यों है, तो सर याद रखना, सरफेस एरिया बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है ना सर। तो आप ब्रांचिंग को जब बढ़ा रहे हैं सर, तो ऑब्वियस सी बात है स्पेरिकल शेप में कुछ आ रहा है आपका कंपाउंड, तो सरफेस एरिया कम हो रहा है। सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। आप सीधा याद रखो कि अगर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास सेम है और इस तरीके का आपको दे दिया जाए, तो आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा क्या, ब्रांचिंग। बस याद रखो, एल्किल हैलाइड के लिए बात कर रहे हैं सर, एल्काइल हैलाइड के लिए बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है ना। हाँ, पता लगे आप एल्कोहल भी ले रहे हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले रहे हैं। चलो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहे हैं। मान लीजिए सर आप FST दे रहे हैं, ठीक है, तो सिलेबस तो सब कुछ पढ़ ही रहे हैं आप लोग। इसमें एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और एल्डिहाइड, इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने लोग आप प्यारे भाइयों, जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सब लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो इसका आंसर ये भी सही हो गया दोस्तों। तो क्या सारे आंसर करेक्ट हैं आपके जी।
ऑल आर करेक्ट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा गया है सर। क्या पूछा गया है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपसे पूछा गया है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड SnO2 भी होता है, PbO2 भी होता है और SnO भी होता है। सर हम कैसे याद रखें? तो आपको हम बता दें सर, कुछ फिक्स ऑक्साइड आपको दिए गए हैं एम्फोटेरिक, जो अगर आपको याद है तो आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा बेटा आप उसका आंसर दे के जाओगे। ठीक है ना? तो कैसे याद रखोगे तो आपको बता दे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें। चलो पहले बता देते हैं। अगर सर आप इतने एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद कर लें, कितने? V2O5 Cr2O3 जिंक ऑक्साइड और Al2O3 SnO PbO और BeO। SnO और SnO2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, Pb और PbO2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। याद कैसे रखेंगे? तो ऐसे याद कर लेना सर, वरना, कार में, जनाबे, अली, सनक, पड़े। ठीक है, बस याद कर लेना। ऐसे याद भी कर सकते हैं आप लोग। तो इतने ऑक्साइड के बारे में अगर पता है कि ये कौन से नेचर के होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक नेचर के। कौन से नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो आप कोई भी आंसर क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप दे के आएंगे सर। याद कर लो, याद कर लो अच्छे से। ये सब के सब आपके क्या है बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। SnO SnO2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, PbO और PbO2, PbO और PbO2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना? तो इसमें देखो ऑप्शन में सर SnO2 भी है, PbO2 भी है, SnO है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल। ये सब के सब एम्फोटेरिक हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। और आपको बता दें कि यही जनरली आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना? तो अब तक जितना भी क्वेश्चन आया तो इन्हीं सबसे आता है। तो अगर आप लोग ये याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है एथाइल आयोडाइड ऑन रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्राइड गिव्स। बहुत ही आसान रिएक्शन है सर, बहुत ही आसान रिएक्शन है। KNO2 के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा? चलो देखते हैं। तो रिएक्शन है भैया, तो बढ़िया से करेंगे हम लोग। ठीक है, एथाइल आयोडाइड। तो एथाइल आयोडाइड क्या होता है बेटा? CH3 CH2, एथाइल आयोडीन लगा दिया तो एथाइल आयोडाइड हो गया। किसके साथ रिएक्ट करा रहा है? पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। तो पोटेशियम नाइट्राइड क्या होता है बेटा? आपका आयनिक कंपाउंड है। तो इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिख दें क्या दोस्तों? KONO, इस तरीके से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो सर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ध्यान दीजिए, यहां पर तोड़ोगे तो माइनस और प्लस। भैया कुछ नहीं करना, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको देगा और बॉन्ड बनेगा। देखो क्या बनता है, CH3 CH2, ये बेटा ऑक्सीजन से ऐड होगा, फिर ये नाइट्रोजन लगेगा, फिर ये हो गया। ठीक है ना? अब आपका क्या बना हुआ है सर? तो आपको पता है सर इसको क्या बोलते हो आप लोग? नाइट्राइड लिख लो बेटा। तो ये नाइट्राइड हो गया और एथाइल लगा है तो एथाइल नाइट्राइड। क्या लिखा है बेटा? एथाइल नाइट्राइड। देखो ऑप्शन में है कोई एथाइल नाइट्राइड? हाँ सर, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखिए आप लोग। ठीक है, प्रोडक्ट हमने नीचे लिख दिया है। कोई दिक्कत? बताओ दोस्तों। तो आप लोग बताइए यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो बेटा हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेंटोस शुगर? सर पेंटोस शुगर किसका एग्जाम्पल है सर? आपसे पूछ रहा है सर, बता दो। तो इसका तो आपको याद ही होगा सर, किसका एग्जाम्पल है? अराबिनोस। किसका है बेटा? अराबिनोस। क्लियर हो गया? अच्छा सर, अगर आपसे पूछे कि बताओ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो हम बता दे रहे हैं सर, आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये बन जाएगा बेटा, OH 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 और OH। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। कंपाउंड क्या हो जाएगा? C5 लगे हैं,
H हो जाएंगे 10 और O कितने लगे बेटा 1 2 3 4 5, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 5, तो ये आपका कंपाउंड हो गया, तो आंसर हो जाएगा अराबिनोज। क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी है बिल्कुल, आप लोग तो इसको कर ही गए होंगे सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन RNA एंड नॉट इन DNA, मतलब RNA में है लेकिन DNA में नहीं है। तो पहला कह रहा है एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन और यूरेसिल, तो इसका आंसर सीधा सीधा आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा सर, यूरेसिल। सीधा थ्योरेटिकल है, आपको बस आंसर आपको टिक करके आना है इसमें, ठीक है। तो किस में होता है बेटा यूरेसिल, यूरेसिल जो होता है आप कह सकते हैं यूरेसिल इज द नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन RNA बट नॉट इन DNA, ठीक है ना। चलिए तो ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दो दिए गए बेटा। पहला कह रहा है ये इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलैप्टिक कंपाउंड, तो बेटा एक बात बताएं आपको, यहाँ पर देखो सेम टाइप के लिगेंड दिए गए हैं, H3 अमोनिया दिया गया है, टाइप क्या है सेम है, सेम टाइप के लिगेंड दिए गए हैं तो क्या होता है होमोलैप्टिक होता है। अगर बेटा ये डिफरेंट कर दें तो उसको क्या बोलते हो हेट्रोलैप्टिक। देखो यहाँ पर अमोनिया भी है, क्लोरीन भी है, मतलब दो टाइप के लिगेंड दिए गए हैं, तो आप कह सकते हो ये क्या हो जाएगा आपका हेट्रोलैप्टिक, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है और ये वाला भी सही है। तो देखो कौन सा स्टेटमेंट भैया दोनों सही हैं, जल्दी से बता दो कौन सा दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। याद रखिएगा सर, सेम टाइप के अगर लिगेंड दिए गए हैं तो होमोलैप्टिक, और एक उससे ज़्यादा एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स हैं तो क्या हो जाएगा हेट्रोलैप्टिक। क्या इतनी बात क्लियर है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए तो होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द स्पीशीज विद देयर रिस्पेक्टिव आयनिक साइज। अच्छा एक चीज बता दें आपको, सिंपल बता दें सर, आप जब देखोगे तो सबके सब क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो आप कह सकते हो बेटा Mg2+ कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, भाई मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, 2+ का चार्ज लगा है तो 10 हो गए। फिर अगर बात करें O2- बेटा तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद बात करें 11 तो 1+ लगा है तो 10 इलेक्ट्रॉन। फिर बेटा 9 है 1 माइनस तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब अगर ऐसा है तो सर आपके लिए एक सिंपल सी बात बता दें, डायरेक्ट बता देना बेटा, ये होता है बेटा साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको करना है सर तो आप कह सकते हैं कि अब देख लेते हैं, तो भैया सबसे ज़्यादा चार्ज नेगेटिव चार्ज किस में है सर O2-, तो इसका सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा O2-। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसका है बेटा, इसमें सबसे बड़ा नंबर 4, तो इसका ऑप्शन किस में गया 4 में। उसके बाद F-, तो इसमें उसके बाद कौन सी वैल्यू है बेटा पहला वाली, क्योंकि वे 1.19 है, ये 1.16 है। उसके बाद Mg2+ दिया है, तो Mg2+ क्या हो जाएगा बच्चा सबसे कम, Na+ किससे ज़्यादा, तो Na+ ये हो गया, Mg2+ ये हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो P का बेटा क्या हो जाएगा 2, तो देखते हैं P का 2 इसमें दिया है, इसमें दिया है। फिर कह रहा है Q का 4, दोनों में दिया है यार। तीसरा R देखते हैं बेटा, R का कह रहा है कि 3, तो R का 3 एक में दिया है, ठीक है, किसमें थर्ड में। और फिर कह रहा है S का 1, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा आपका थर्ड हो जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार आप अच्छे से, और ये आप लोग याद रखिए, लेकिन हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए क्लियर है ना बेटा। क्या यहां तक क्लियर है दोस्तों, जल्दी से बता दो यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है आपसे, स्टेटमेंट फर्स्ट है सर आपका, एसिटिलीन फ्रॉम सॉल्ट विथ मेटल लाइक कैल्शियम एंड बेरियम मोर इजीली एज कंपेयर टू C2H6, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो आराम से कर लेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा आपका, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए फ्रॉम सॉल्ट विद द मेटल कैल्शियम और बेरियम, हाँ करता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कह रहा है द पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड इन
C2H2 इज मोर स्टेबल देन C2H4, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसमें स्टेटमेंट बेटा दोनों आपके क्या हैं, सही हैं, ठीक है। और अगर दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, जिसमें दोनों हो। क्या कह रहा है पहला, इफ बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू एंड सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो पहले तो दोनों सही हैं, ठीक है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो आपको बता दें सर, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आपको पोलैरिटी से ही तो निकाल पाएंगे। तो यहां पर कह रहा है CH बॉन्ड इन C2H2 इज मोर देन दैट ऑफ C2H4, सही कह रहा है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो ओवरऑल आंसर आपका कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन। तो देखो बेटा, इसका तो कर ही के आए होंगे सब लोग, तो इसमें टाइम भी नहीं दे सकते हम लोग ज़्यादा। ये दिया गया है आपका स्ट्रक्चर, तो बेटा पता ही है आपको, +6 +4 +6, क्लियर हो गया। तो अगर ऐसा है चेक कर लो बेटा, +6 +4 +6, हाँ ये आपका सीक्वेंस सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 89, आउट ऑफ TiF62 COF62 Cu2Cl2 एंड निकेल सबके एटॉमिक नंबर दे कह रहा है कलरलेस स्पीसीज। तो सिंपल सी बात है, +2 तो 0 हो जाएगा, 10 आ गया, लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें वो वाले देख लो बेटा जिनका ऑर्बिटल क्या है, फुलफिल। तो ध्यान देना बेटा, अगर हम बात करते हैं, इसको देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये आपके कह रहा है, ठीक। अब ये बताना बेटा कि अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितनी आ जाएगी, +4। भैया x मान लो, -6 = -2 +4 आ गया, ठीक है। अब अगर लिखें बेटा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, तो आपको पता ही है 3s2 और 3p6, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको चेक करें, इसमें तो सीधा दिख गया तो कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का। यहां पर अगर चेक करें बेटा तो ध्यान दो, Cu2Cl2 कौन सी स्टेट में लाइक करेगा बेटा, तो आपको पता है Cu2+, तो Cu2+ लिख लो बेटा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, तो आप सबको पता है बेटा क्या होता है वैसे, 4s1, क्या होता है 4s1, ठीक है। एक सेकेंड, Cu2Cl2, ओके, तो Cu+ आएगा, ठीक है। तो Cu+ होगा बेटा। तो Cu+ कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो एक्चुअल कॉपर का क्या होता है, 4s1 3d10, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, 4s1 3d10। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 4s1 से जाएगा, तो यहाँ पर आया 3d10। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो लिख लेना नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप कह सकते हैं ये भी क्या होगा सर, आपका कलरलेस हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट कंटेनिंग ग्रुप थर्ड। जी सर, जो आपका थर्ड ग्रुप होता है, क्या होता है दोस्तों, जो थर्ड ग्रुप होता है आपका, उसमें टोटल एलिमेंट होते हैं 32। कितने होते हैं बच्चों, 32। फिर कह रहे हैं लिथियम और मैग्नीशियम पेयर शो डायगोनल रिलेशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, क्या गलत बात है भैया इसमें। लिथियम और मैग्नीशियम क्या डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, बिल्कुल शो करते हैं बेटा, पता ही होगा। सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड के डायगोनल आप देखोगे तो एक दूसरे के डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है ना। तो आप कहोगे ये वाला जो सेंटेंस है वो भी क्या है बच्चों, सही है। अब इसका आंसर भी बता दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बेटा देखते हैं, करेक्ट पूछा गया है बोथ, अच्छा इनकरेक्ट पूछा गया, तो सही तो आपके दोनों हैं, तो बोथ ए एंड बी,
ओनली ए ओनली बी, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नन ऑफ दीज, क्योंकि दोनों करेक्ट हैं, पूछा गया है इनकरेक्ट, इसलिए क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, दोनों सही हैं। ठीक है, थर्ड ग्रुप में बेटा 32 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से 14 लेंथेनॉइड, 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड। ठीक है, तो ये आपके हो गए 28 और 4 उस ग्रुप में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथम और एक्टिनम। ठीक है, टोटल 32। नेक्स्ट, 4 एलिमेंट आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसके लिए बच्चों आपने पढ़ा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट को लिख लेते हैं बेटा। तो 10 11, 11 किसका होता है एटॉमिक नंबर? सोडियम का। 10 12 18 आर्गन हो गया बेटा। 10 10 10 और 2 कितने हो गए बेटा? 12 और 2 14 सिलिकॉन। 10 यहाँ तक आ गए, 12 हो गया 13 एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आपको पता है बेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। लेकिन फर्स्ट की बात कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप सबको पता है बेटा क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बेटा, हाँ सबसे ज़्यादा तो बी नोबल गैस है, तो इसका सबसे ज़्यादा बी। उसके बाद बेटा हो जाएगा आपका सी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका डी और उसके बाद बचा आपका ए। सबसे कम किसका होगा? ए का, क्योंकि सोडियम सबसे स्टार्टिंग में होता है। तो ऑप्शन चेक कर लो बेटा कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड मैच करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is are correctly matched for shape according to BSEPR theory? तो सर आपको एक बात बता दें, काफ़ी लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन इस वजह से। आपको सर एक बात बता रहे हैं हम अच्छे से कि बेटा जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? शेप की, तो वहाँ पर लोन पेयर कंसीडर नहीं किए जाते, हाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। Cl2 माइनस लीनियर बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ICl ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बात करें बेटा तो ये लीनियर सही है। फिर XeF6 बना लो बेटा, XeF6 और एक लोन पेयर हो जाएगा तो आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो इसका क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल सही है बेटा, ये भी सही है। ICl3 ट्राइगोनल पिरामिडल, नहीं भाई, ट्राइगोनल पिरामिडल तब होगा जब लोन पेयर को कंसीडर करोगे और ज्योमेट्री होगी, लेकिन ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होता है तो ये तो नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं है बेटा। ठीक है, ये नहीं होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ये बेटा लोन पेयर को कंसीडर करके बता रहा है, तो शेप नहीं बता रहा, क्या बता रहा है? ज्योमेट्री। फिर SF4 की बात करें तो सीसॉ बिल्कुल सही है। कैसे होता है देख लेना बेटा। SF4 तो F और बेटा आपका एक लोन पेयर बचा जो कि ये लगा हुआ है। ठीक है, एक लोन पेयर है इसलिए स्पेस ज़्यादा चाहिए इसको, तो ये लोन पेयर के पीछे रिपल्सन, तो सीसा मतलब झूला टाइप का हो गया, एक ये पाया हो गया, एक ये पाया, यहाँ पे लोग बैठ के झूल सकते हैं। ठीक है, तो सीसा सही है, तो ये सही था बेटा, ये भी सही था और डी सही है, केवल सी नहीं सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। होप आपको बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कन्वर्जन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज? तो ध्यान देना बच्चा, आपने एक बेसिक तो रूल पढ़ा ही होगा सबने। ठीक है, क्या बेटा कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। तो देख लो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं सबका। तो बेटा N2 कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चा? 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कन्वर्जन करने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है लेकिन डिक्रीज बता रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। N2 तो इसका भी 3, N2 माइनस का भी 2.5 होगा। इसमें भी सेम
CO का 3 होगा बेटा, CO प्लस का 3.5 होगा। कितना होगा? 3.5 होगा। यहां पर बच्चा आप लोग याद रखिएगा सेनर्जिक बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा? सेनर्जिक बॉन्डिंग होती है। तो आप लिखेंगे 3.5 होगा ड्यू टू सेनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा पूरा 1:2 2:2। तो हमने आपको बता दिया, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3.5। अब ध्यान दो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर अगर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो यहां से यहां जाने पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। फिर ये आपका O2 2.5। तो यहां पर ये भी आपका गलत। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहां पर आपका थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चा? थर्ड हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी आइसोमेरिक फॉर्म आर पॉसिबल फॉर C7, H8 और O? तो ध्यान देना बेटा, अगर हम देखें तो आइसोमेरिक फॉर्म कितने होते हैं इसके, तो आपके सामने बने हुए हैं। एक ये हो गया बेटा OH और एक हो गया CH3। ठीक है, तो कार्बन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सही है। ऑक्सीजन एक सही है। ठीक है, एक ये हो गया बेटा। दूसरा आपका ये हो जाएगा OH। अब हम इसको लगा दे रहे हैं मेटा पोजीशन पे, तो ये आपका लग गया यहाँ पर CH3। फिर बेटा इसको लगा दें पैरा पोजीशन पे, तो OH है, और यहाँ पर लगा दें CH3। तो 3 तो आपके हो गए। अब 2 और भी बनेंगे बेटा। 2 कैसे बनेंगे ध्यान दीजिएगा। एक आपका बन जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, एक आपका बन गया CH2OH। ठीक है, और एक आपका बेटा बन जाएगा, ऑक्सीजन को बीच में ले आइए, तो यहां पर बन गया CH3। ये पूरे बनेंगे। नेम भी बोल दे रहे हैं बेटा। आर्थो, इसका बोलते हैं क्रिसोल। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिसोल। तो इसको बोलते हैं आर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? तो बेंजीन में CH2 लगाए तो क्या हो जाएगा? बेंजाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल एल्कोहल। और इसको क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी बेंजीन या फिर एनिसोल। ठीक है ना, एनिसोल बोल दो या मेथॉक्सी बेंजीन बोल दो, दोनों चीजें क्या सही है। तो काउंट कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 और 5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट पहला है बेटा, डाइथायोऑक्जिलेट इज बाइडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड। बाइडेंटेड मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी कितनी है बेटा? 2। ठीक है, और एम्बिडेंटेड मतलब डिफरेंट एटम, एक ही कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम की डोनेटिंग टेंडेंसी अगर मिलती है तो उनको हम बोलते हैं बाइडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है बेटा? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकेंड, एट अ टाइम आइदर 2 सल्फर एटम और 2 ऑक्सीजन एटम एक्ट एज डोनर एटम। तो एक बार सल्फर करेंगे या फिर ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, दोनों के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, इसीलिए तो इसको एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। डोनेटिंग टेंडेंसी 2 एटम रखते हैं। ठीक है, जैसे आपका CN हो गया और NC हो गया, ये भी तो एम्बिडेंट लिगेंड है, लेकिन ये बाइडेंटेड नहीं होगा। ठीक है, CN साइनाइड। लेकिन डाइथायोऑक्जिलेट ये आपका बाइडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड होगा। ठीक है, किसकी वजह से होगा बेटा? सल्फर और ऑक्सीजन। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो देखते हैं, इफ बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है दोस्तों? बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द लैंथेनॉइड? तो बेटा मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड की होती है +3। कितनी होती है दोस्तों? +3। ठीक है ना, सबको पता होगा, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है बेटा, मोस्ट कॉमन वो होती है +3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, द कलर ऑफ एसिडिक K2Cr2O7 सोल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज डिस्चार्ज बाय सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको फॉल्स लग रहा है कि ट्रू लग रहा है? ये बेटा आपका क्या है? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि K2Cr2O7 सोल्यूशन आपका जो दिया गया है वो डिस्चार्ज
सोडियम सल्फाइड की वजह से या सोडियम सल्फेट की वजह से नहीं होगा। तो ये आपका क्या है बेटा, फॉल्स है। ठीक है। सेकेंड, द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फॉर सल्फर एटम आर 6 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। क्या है, सही है। तो आप लिखेंगे इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल एंड सेकेंड इज करेक्ट, मतलब ट्रू, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। इफ स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट, तो आपको पता है बेटा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 वेरी करती है, तो मिनिमम आपकी हो जाएगी -2, मैक्सिमम +6। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिसोल बाई, कौन से मेथड से मिलता है दोस्तों, जल्दी बताओ। बहुत आसान रिएक्शन है बेटा, कौन सी मेथड से, हाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है। 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिसोल, एनिसोल से बनाते हैं। ठीक है। तो कौन से रिएक्शन से मिलता है वो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत ही आसान है। ठीक है ना। हाँ, एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में देखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। और इसकी जब आप कन्वर्जन इसका करेंगे तो कन्वर्जन में आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी कन्वर्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक में आपने एनसीईआरटी कन्वर्जन सर कर लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। चलिए, कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री अमाइंस। नहीं भैया, याद रखो 1 डिग्री। ठीक है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट, 1 डिग्री अमाइन आर प्रिपेयर्ड बाई हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। बिल्कुल सही बात कह रहा है सर आपसे। ठीक है ना। तो पहला क्या है स्टेटमेंट, करेक्ट की इनकरेक्ट, जल्दी बताओ दोस्तों। पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट की इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, क्योंकि 2 डिग्री के लिए नहीं होता सर, किसके लिए, 1 डिग्री के लिए। तो ये आपका इनकरेक्ट है, गलत है। 1 डिग्री के लिए याद रखना, अमाइन चैप्टर में दिया गया आपको, एनसीईआरटी की लाइन है सेम। ठीक है, लिखा हुआ है वहां पे किसके लिए बेटा, 1 डिग्री के लिए। फिर कह रहा है 1 डिग्री अमाइंस आर प्रिपेयर्ड बाई हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, करेक्ट होगा, जिसकी वजह से आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है C6H5CH3 की रिएक्शन कराओगे KMnO4 के साथ, तो बेटा क्या बनेगा, सीधे सीधे बोल दें, टॉलिन की रिएक्शन करा रहे हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग जल्दी से। हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, चलिए ये बन जाएगा, ए तो आपका ये बन जाएगा। आपसे पूछा गया बेटा बी, COOH, बी पूछा गया है, तो फर्दर इसकी रिएक्शन करा दो HNO3 और H2SO4 के साथ, तो यहां से निकलेगा NO2 और लग जाएगा कौन सी पोजीशन पे सर, मेटा पोजीशन पे। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इससे जो निकलता है बेटा याद रखना मेटा डायरेक्टिंग। तो यहां पर लगेगा आपका ये COOH और NO2। चेक करिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है सर, थर्ड में। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो होप आप सबको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है सर कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चा।